बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो हमने दिलचस्प खबर अपने प्रोग्राम में शामिल की है वो कुछ यूँ है कि दुनिया के जो बेहतरीन नाश्ते हैं उनकी लिस्ट में पाकिस्तान के 2 रिवायती नाश्ते शामिल कर लिए गए हैं जनाब। पाकिस्तान की हलवा पूरी हो गई या फिर सिरी पाए हो गए, इनको भी 100 शानदार नाश्तों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। और जो ख्वाबों के शौकीन लोग हैं उनके लिए तो ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि पाकिस्तानी जो हलवा पूरी है वो 33वें नंबर पर है, जबकि सिरी पाए जो हैं वो 40वें नंबर पर हैं जनाब। लेकिन इसमें भी जो तुर्किया का एक रिवायती नाश्ता है कहलवाती, वो सबसे पहला नंबर ले गया है। और आपको बताएं कि इस नाश्ते के अंदर क्या क्या होता है। तो जनाब इसके अंदर एक तो रिवायती कावा होता है और कावे के साथ साथ दर्जन भर अशिया जो है वो मेज़ पर सजा दी जाती हैं। तो इसलिए इस नाश्ते को पहला नंबर मिला है। लेकिन जो हमारे लाहौरिये हैं, पंजाबी हैं, वो हलवा पूरी और फिर उसके साथ साथ सिरी पाए को बहुत इंजॉय करते हैं। हम देखते हैं कि सुबह सुबह जो इस तरह के नाश्तों की दुकानें होती हैं उन पर रश लग जाता है। और ये नाश्ता जो है ये पाकिस्तान का तो मकबूल तरीन है ही। अब जो 100 सबसे बेहतरीन नाश्ते हैं उनकी फ़हरिस्त में भी इसको शामिल कर लिया गया है। मैं ख़ुद बहुत शौकीन हूँ ख्वाबों की, इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा इस तरह के नाश्ते पसंद करती हूँ। गो के ऑयली होते हैं, आपको हफ्ते में या महीने में कोई 1-2 बार ही खाने चाहिए, लेकिन जी क्योंकि मज़ेदार होते हैं तो इसलिए बच्चों और बड़ों के पसंदीदा नाश्तों में से ये नाश्ते हैं जो पाकिस्तान में बहुत ही पसंद किए जाते हैं। हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं और सबसे पहले टॉप 5 स्टोरीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज के प्रोग्राम में जो हम अपने टॉपिक्स शामिल करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ई-कॉमर्स पर टैक्स ज़रूरी है। पाकिस्तान में ई-कॉमर्स का मुस्तकबिल क्या होगा अगर इस पर टैक्स आयद कर दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा सवालिया निशान इस पर लग चुका है। क्या ई-कॉमर्स पर टैक्स आयद होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम प्रोग्राम में यही शामिल करेंगे, इस पे ऊपर मज़ीद तफसील से गुफ्तगू होगी। और उसके बाद होगी ट्रंप इंतज़ामिया ने गज़ा में निहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनियों को इमदाद फ्राहम करने वाली तंजीमों पर भी पाबंदी आयद कर दी है। वो कौन कौन सी तंजीमें हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है, क्यों उन पर पाबंदी आयद की जा रही है, इस पर भी तफसील से बात होगी। और दूसरी तरफ दुनिया में 20% खुराक का ज़िया जो हो रहा है उसके ऊपर बात होगी, जबकि 78 करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं वो भूख का शिकार हैं। बहुत ही बड़ा फिगर है ये, 78 करोड़ 30 लाख अफराद जहाँ पर भूख का शिकार हैं, वहीं पर 20% खुराक ज़ाया हो रही है रोज़मर्रा के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से फैशन की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया गया है जी। बनाएं अपनी कलेक्शन वर्चुअल मॉडल्स और 3D डिज़ाइनिंग के साथ। हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड डिज़ाइनर भी मौजूद होंगी, डिजिटल डिज़ाइनर। इनसे जानेंगे कि किस तरह से डिजिटल की दुनिया में अब फैशन डिज़ाइनिंग भी काम कर रही है। तो जनाब इस पर भी तफसील से बात होगी। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि चाइल्ड लेबर के ख़ात्मे का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हर 5वें घर में एक बच्चा मजदूरी करने पर मजबूर है। इसकी क्या वजूहात हैं, किस तरह से चाइल्ड लेबर को कम किया जा सकता है, बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाया जा सकता है, इस पर भी तफसील से बात की जाएगी। उसके बाद बात करेंगे शक और गलत फहमी पर। बिला वजह का शक और गलत फहमी जो है वो रिश्तों को कैसे तबाह कर देती है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है। यकीनी तौर पर अगर किसी घर के अंदर बहन या भाई के अंदर, मियाँ या बीवी के रिश्ते के अंदर गलत फहमी या शक जन्म ले लेता है तो उसके बाद वो रिश्ता बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उस रिश्ते को बचाया जाना नामुमकिन हो जाता है। तो इस पर भी तफसील से होगी बात। हम अपने प्रोग्राम की जानिब वापस आ जाते हैं और बात करते हैं अपने मुल्क अज़ीज़ की, जहां पर ई-कॉमर्स का शोबा एक खामोश इनकलाबी सफ़र तय कर रहा है। हम देख रहे हैं कि डे बाय डे इसके अंदर एक नया पोटेंशियल हमें नज़र आ रहा है और जिस तरह से ये तरक्की की मनाज़िल तय करता चला जा रहा है। नौजवान ख़वातीन हों, तालिब इल्म हों या फिर रिवायती कारोबार जिनके लिए मुमकिन नहीं है घर बैठी वो बासलाहियत और ज़रिए मुआश की तलाश में वो ख़वातीन हैं जो मुल्क की मईशत में घर बैठे हिस्सा डाल रही हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया भर में डिजिटल जो मईशत है उसको फ़रोग दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो हुकूमत ने इस साल का बजट पेश किया है उसके अंदर जनरल सेल्स टैक्स की मद में 18% टैक्स का नफाज किया जाने का इंडिया दे दिया है। ई-कॉमर्स पर अगर टैक्स लगाया जाता है, टैक्स का नफाज होता है, तो क्या इस शोबे का मुस्तकबिल होगा, क्या यहाँ पर फुल स्टॉप तो नहीं लग जाएगा, या फिर जो ई-कॉमर्स से जुड़े हुए बच्चे या बच्चियाँ हैं, रोज़गार जिनका वाबस्ता है इससे, क्या वो पाकिस्तान से वो क्रीम हम बाहर तो नहीं निकाल देंगे। इसके मुस्तकबिल पर बात करने के लिए हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद हैं, ई-कॉमर्स एक्सपर्ट हैं आप। वेलकम टू शो कहेंगे साकिब साहब आपको।
साकिब साहब, वैसे तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि जो शोबा फ्लरिश करने लगता है हुकूमत की नज़र उस पर पड़ जाती है। इस बार के बजट के अंदर भी हुकूमत की नज़र तो पड़ गई है। हम लोग ये सोच रहे थे कि क्या कोई ऐसा शोबा रह गया जिसके ऊपर हुकूमत की नज़र अभी ना पड़ी हो। फ्रीलांसर्स हो गए, ई कॉमर्स से रिलेटेड जितने लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाना क्यों ज़रूरी है इतना? जिस तरह से हुकूमत की इस पर अब नज़र सानी, एक तवज्जो, एक नज़र आ गई है, तो अब क्या आप समझते हैं कि इसके ऊपर टैक्स लगाना ज़रूरी था? ये एक हमला मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की यूथ पे किया गया है, जो कि बग़ैर किसी मदद के गवर्नमेंट के पिछले 6 सालों से 7 सालों से ई कॉमर्स पे काम कर रही थी, और अपने बलबूते पे इतनी लिमिटेशन होते हुए, ना पे यहाँ कोई पेमेंट गेटवेज़ हैं, ना कोई प्रॉपर पॉलिसीज़ है, ना कोई मिनिस्टर्स है, ना कोई एडवाइज़र्स है, ना कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, ना कोई काउंसिल है इस चीज़ की, राइट। और उसके बावजूद पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है वो 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करती रही। एक ऐसी इंडस्ट्री जो मर्ज़ी हो जाए, कोरोना में तो यह बहुत ऊपर गई, लेकिन उसके अलावा ईयर ऑन ईयर 17% करती। अब मकसद है कि कोई भी किसी भी मुल्क में जब भी कोई इंडस्ट्री ग्रो करती है तो गवर्नमेंट्स जो होती हैं उस मुल्क की उसको सपोर्ट देती हैं और मज़ीद सब्सिडाइज़ करती हैं कि ये मुल्क में ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, इसको मज़ीद सब्सिडाइज़ करें ताकि ये और ग्रो करे। क्योंकि हमारी जो मार्केट साइज़ है एक साल में पाकिस्तान में इस वक्त $6 अरब की ट्रांजैक्शंस होती हैं ऑनलाइन, लोग बाइंग परचेजिंग करते हैं। अब यूके में होती है $250 बिलियन की, अमेरिका में होती है $1.2 ट्रिलियन की, राइट। सऊदी अरब में 10 से 11 बिलियन डॉलर्स है। तो वो लोग अभी अगर यूके में भी अगर वो चार्ज करें तो वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, राइट। हम लोग तो अभी सिर्फ 6 बिलियन पे आए हैं और हमारा पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। तो पर्पज़ यही था कि सपोर्ट दिया जाना चाहिए था और वो उल्टा ही जो है वो पड़ गए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो ई कॉमर्स से रिलेटेड लोग हैं उनको तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस के बड़े मसाइल हैं, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट वो नहीं मंगवा सकते हैं, उनको थ्रू पेपॉल या किसी अदर चैनल के थ्रू मंगवानी पड़ती है। अगर उनके ऊपर टैक्स आयद होता है तो कितना लॉस में जाते हैं वो, और उसके बाद ई कॉमर्स का फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर क्या देखते हैं? इस वक्त पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन 3 to 4 मिलियन के बिटवीन है, और वो पिछले 1 साल के अंदर गवर्नमेंट की ये फिगर है $400 मिलियन पाकिस्तान में लेकर आए हैं। 400 मिलियन बाहर कमाया, अपनी सर्विसेज बेची पूरी दुनिया को, और वहाँ से 400 मिलियन रेमिटेंस में पाकिस्तान की फॉरेन करेंसी में शामिल किया। अब उसके ऊपर भी 5% टैक्स लगा दिया गया। वो अलग है ई कॉमर्स, उनके ऊपर भी कि आप पैसे ला रहे हैं ये ले टैक्स। मतलब ये एक तो उनको मैं तो समझूंगा कि वो हमारे हीरोज़ हैं जो मुल्क में डॉलर्स ला रहे हैं। ये होने चाहिए ना हीरोज़ जो मुल्क की इकॉनमी को ग्रो कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। उनको ही कह रहे हैं आपने क्यों एक्सपोर्ट की अपनी सर्विसेज, आपने मुल्क के लिए क्यों डॉलर्स ऐड किए, ये ले 5% मज़ीद टैक्स आपको। तो कोई लाएगा पैसे यहाँ पे, वो वहीं पे ही रखेगा बाहर ही, और बाहर से बाहर ही करेगा। मतलब दिस इज़ द पॉलिसी विच हैज़ बीन मेड। पता नहीं क्या सोच थी इसके अगेंस्ट जिसने ये बनाई। टैक्सेस आयद होने के बाद अगर लॉसेस की बात की जाए कि पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत में यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार है ई कॉमर्स का, पिछले कुछ सालों में जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि फ्लरिश किया है इसने और एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला शोबा बन गया है। लेकिन अगर इस तरह के टैक्सेस की भरमार होती तो बहुत सारे तो बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएंगे, और जो बच जाएंगे क्या समझते हैं कि उनके पास कोई और चैनल है जिसके थ्रू वो पेमेंट जो है वो अपनी मंगवा सकते हैं, जिससे वो टैक्स से बच सकते हैं, या टैक्स नेट में आना उनके लिए ज़रूरी हो जाएगा? मतलब बचने की कोई वो गुंजाइश नहीं बाकी। देखिए इसमें होगा क्या, अब होगा ये कि पाकिस्तान की शायद ही कोई ख़वातून हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती। हमने पिछले दिनों स्टैट्स भी ये देखे कि अगर 100 में से 60 वुमेंस हैं जो वीक में 2 बार बाय करती हैं ऑनलाइन चीज़ चाहिए ना। मैं खुद ऑनलाइन बायर हूँ, मतलब आपको जाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो आप क्या करेंगे? एक वर्किंग लेडी है या फिर घर में बैठी अपने बच्चों को संभालने वाली खातून है, उसके लिए तो ये बड़ा इजी है कि वो ऑनलाइन सर्च करे, कोई चीज़ उसने मंगवानी है वो घर बैठे अपने। तो होगा क्या अब बेसिकली, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2 तरह के टैक्सेस ऐड किए हैं। एक तो ऐसे टैक्सेस हैं जो एडिशनल इनकम टैक्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम मंगवाई आपने
कोई आपने सूट मंगवाया फॉर एग्जांपल लेडीज़, उसके ऊपर अप टू 2% टैक्स ये अलग है जो देना ही देना है। और दूसरा एक टैक्स है जो कि 18% GST टैक्स जिसकी बात की जा रही है। तो अगर आपका 5,000 का सूट है फॉर एग्जांपल, तो आपको 6,000 पे करना पड़ेगा या उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा। ये दिस इज़ हाउ बायर को करना पड़ेगा। तो अब होगा क्या कि ये जो टैक्स है ये सेलर जो बेच रहा होगा वो बायर से ही कलेक्ट करेगा, तो चीज़ें आप लोगों की महंगी हो जाएंगी और वो कलेक्ट आप लोगों से करके आगे कोरियर कंपनीज को सबमिट करेगा और कोरियर कंपनीज आगे FBR को सबमिट कराएंगे। दिस इज़ हाउ द प्रोसेस इज़ गोइंग टू बी कि टैक्सेस जो है वो सेलर कलेक्ट करेंगे, या तो वो अपना मार्जिनस कम कर लें। किसी एक बच्चे का प्रॉफिट मार्जिन 10,000 था तो वो अपना मार्जिन कम करके 8,000 या 7,000 पे आ जाएगा, या वो ये करेगा कि वो अपनी प्राइस में ही ऐड कर लेगा। बहुत सारे लोगों की अब ये वॉर होगी कि कोई प्राइस कम कर रहा है, अपने मार्जिन, जो अमीर आदमी है वो तो शायद प्राइस कम कर ले, लेकिन जो गरीब लोग हैं जो इतनी ज्यादा पड़ रही है वो किस तरह से कम कर सकता है ना प्राइस। वो अगर नुकसान में जाएगा तो वो बिल्कुल अपना बिजनेस उसका ठप हो जाएगा। अभी ई-कॉमर्स कंपनी चला रहे हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आपके अंडर भी होते हैं या आपके पास से निकलते हैं, और जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, मुंसलिक हैं आपके इदारे के साथ, क्या समझते हैं किसी किस्म की उनके अंदर अब बेचैनी पाई जाती होगी? यकीनी तौर पर जो बच्चों ने अपना फ्यूचर उसके साथ प्लान कर लिया है ना, वो तो अब देखिए अभी दबाव में, प्रेशर में आ गए। मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कॉल दें, हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा करते हैं, एहतजाज करते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, मास्टर्स किया हुआ है, कोई क्या कुछ कर रहा है, कोई फीमेल्स घर से कमा रही हैं, तो ये ओबियसली एक तजवीज़ दी गई है। तो यही हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि इस तजवीज़ को वापस लिया जाए, या अगर टैक्स डालना भी है तो इसको बहुत मिनिमल होना चाहिए, एक रीज़नेबल होना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि अभी आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट पे और उसको आप अगर मार्केटिंग करते हैं उसके लिए, फॉर एग्जांपल पेड एड्स चलाते हैं, उसके लिए अलग टैक्स है, वो बैंक अलग काटते हैं। 16% पंजाब के लिए और बाकी 14-13 सिंध है जो वहाँ रहते हैं। हर प्रोविजनल टैक्सेस अलग है। ये फेडरल टैक्सेस लगे, अभी प्रोविजनल अलग है, ये फेडरल टैक्सेस। तो एक अगर तो ये जब आएगा बजट मेरे ख्याल में इसके अंदर मुझे बता दीजिए यानी कि कितना लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रही, $2.6 बिलियन तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को लगा दिया गया। मीन्स कि आप कह रहे हैं कि ये ले मछली खा लें हमारे से, लेकिन ये नहीं कह रहे मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे। कब तक हमें ये जो पाकिस्तान के लोग नहीं होना कि आप अपना काम उसको ईज करें, उसको सब्सिडाइज करना होगा, ना कि बेसिकली कि उसकी टांगे ही खींच लें। अच्छा साकिब साहब, ये टैक्स किस तरह से लागू होगा? क्योंकि अगर किसी का बिजनेस जो है वो परसेंटेज के हिसाब से क्या होगा कि आपका अगर आप इतने % कमा रहे हैं या इतना आपका उसमें से आपकी बचत है या कमाई है, वॉट एवर जो आपके एक्सपेंसेस निकाल के, या उसके ऊपर क्या टैक्स लगेगा? या आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कुछ उससे कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे हैं, आपकी कुछ अर्निंग है या नहीं है, लेकिन आपको 18% जो है वो GST तो भरनी पड़ेगी, उसके अलावा जो दूसरे टैक्सेस हैं वो भी आपको उसकी मद में भरने पड़ेंगे। बेसिकली 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक तो है कि अगर आपने अपनी प्रोडक्ट लगाकर उसको मार्केटिंग की, पेड एड्स चलाए, मींस लोगों को सोशल मीडिया पे दिखाया, उसके लिए मतलब आपके पास पैसे हैं जो आप लगा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो आप टैक्स देंगे उसको। दूसरा ये कि अगर आपने कोई कपड़े बेचे हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेची है, उसके लिए एडिशनल इनकम टैक्स है, वो भी लगेगा आपको। वो भी पता नहीं है कैसे फाइंड करेंगे ये लोग कि अगर कोरियर डिलीवरी वाला जा रहा है उसको क्या पता कि अंदर कपड़े हैं या क्या चीज़ है, या किस तरह से इस चीज़ों को जज करेंगे। कॉस्मेटिक्स है, कपड़े हैं, एग्जैक्टली। और वो इन लॉजिस्टिक्स कंपनीज़ के तो पोर्टल चलते ही नहीं है। असल तो उनको ये रिलीफ दिया गया जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी डिलीवरी नई सर्विसेज देते थे, उन्हीं को ही ये सारी वो चौधरी बना दिया गया है कि आप लोगों ने अब टैक्स कलेक्ट करना है इनसे। और तीसरी टैक्स जो लगा वो GST टैक्स, जो मींस कि आपने आवाम से कलेक्ट करना है हमारे बिहाफ पे, और वो बायर से। तो बायर जो पहले ही सताया हुआ है वो पहले ही देख रहा है, और इसकी जस्टिफिकेशन ये दी गई है कि रवायती कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अगर आप वो बजट में वो लाइन देखें कि रवायती कारोबार मुतासर हो रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे तो टैक्स चार्ज किया जा रहा है, तो ऑनलाइन वालों से क्यों नहीं किया जा रहा? तो लोग ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, बिकॉज दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है। दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ गोइंग टूवर्ड्स। 2030 में 80% बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे। अगर वो रवायती बिजनेस ऑनलाइन नहीं है तो वो उनका कसूर है, उनको चाहिए कि वो भी अपना बिजनेस डिजिटल करें और वहाँ पर भी ये सर्विसेज दें। लेकिन वो अभी भी
चाहते हैं कि वो रवायती बिजनेस में ही रहें, क्योंकि आई डोंट नो द थिंकिंग क्या रवायती बिजनेस मैन जो है वो भी टैक्स नेट में अगर है तो उससे टैक्स उस तरह से वसूल नहीं किया जा रहा है। बड़े बिजनेसमैन जो वो इससे मुस्तस्ना हैं, जो छोटे कारोबारी सेक्टर्स हैं वो इससे बिल्कुल उस टैक्स नेट में लाए जाते हैं। अगर हम दूसरे ममालिक के साथ कंपैरिजन करने जाएँ, भारत के साथ कर लें या चाइना के साथ कर लें या अदर कंट्रीज़ के साथ कर लें जो कि हमारी ही तरह के दीगर ममालिक हैं, वहाँ पर टैक्स किस तरह से आयद होता है ई कॉमर्स के शोबे? देखिए होता है, ज़रूर होता है, लेकिन वो तब उन्होंने चार्ज करना शुरू किया जब वो भारत जो है, अगर उनकी बात की जाए, वो $180 बिलियन की कॉमर्स मार्केट है, 180, राइट। यूरोप $405 बिलियन, अमेरिका 1.2 ट्रिलियन जैसे का, यूके जो है वो $250 बिलियन है, टर्की $90 बिलियन है, सऊदी अरब $12-13 बिलियन है। मलेशिया ने जब तरक्की की थी तो मलेशिया की जो लीडरशिप थी उसने 10 साल के लिए अपनी पूरी कौम को कहा था कि आईटी को अब हम सब्सिडाइज करने जा रहे हैं, ये टैक्स फ्री है, और वो ऐसे ग्रो की थी कि मल्टीप्लाई बाय 10, दैट्स हाउ इट ग्रोथ। अब चाइना अपनी शिपिंग कॉस्ट जो लॉजिस्टिक्स है पूरी दुनिया में जब शिप करते हैं प्रोडक्ट्स, उसको उसकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है ताकि हमारी सारी प्रोडक्ट्स मेड इन चाइना पूरी दुनिया में फैल सके। तो हम नहीं कह रहे कि टैक्स ना लगाएं, अभी तो आप $6 बिलियन पे पहुंचे हैं, थोड़ा सा ग्रो तो करने दें, उसको थोड़ा सा टैक्स लगा दें। मतलब आपने वो टैक्स लगा दिया 18, मतलब दिस इज़ अनबिलीवेबल। अगर कोई कहे कि भयानक ख्वाब आया, स्लोली लगता तो शायद भारी ना पड़ता ई कॉमर्स के ऊपर भी, और ई कॉमर्स को मौका मिल जाता। वो बिज़नेस जो भी बहुत ही छोटे पैमाने पर आगाज़ जिनका हुआ है या फिर जिनको अभी बहुत वक्त लगना है उनको अपने आप को खड़ा करने में, अपने पाँव पर खड़ा होने में, इस्टेब्लिश होने में। अगर हम डिफरेंट ममालिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जिस तरह से ईस्ट गोइंग बिज़नेस को प्रमोट किया जाता है या इस तरह की पॉलिसीज़ दी जाती हैं कि लोग बिज़नेस की तरफ आएँ बजाय इसके कि जॉब्स की तरफ भागें, वो अपना कुछ कर दिखाएँ, और यही मुल्क की तरक्की की एक बड़ी वजह बनता है। पाकिस्तान के अंदर आप समझते हैं कि उस तरह की पॉलिसीज़ दी जा रही हैं कि आप बिज़नेस का आगाज़ इवन कर सकते हैं, और वो जो ख़वातीन जो घरों में बैठी हुई जिनके पास कोई ज़रिया मुआश नहीं था, उन्होंने ख़ुद कफ़ील होने की हैसियत से उन्होंने अपना एक ज़रिया मुआश ढूंढा और अपने लिए, अपने घर को चलाने के लिए एक कारोबार शुरू किया। अब उनके साथ क्या होने जा रहा है? क्या वो बिज़नेस ठप होने जा रहे हैं? फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? देखें, बिज़नेस ओबियसली ये है कि लोग अपना मार्जिनस तो मैनेज करेंगी, लोगों की फोर्स ऐड की हुई है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो असल में महंगाई होने जा रही है इन वेरी सिंपल वर्ड्स कि ये आपको जो भी चीज़ें जो जितने की मिलती थी वो अब उतने की नहीं मिलने जा रही। तो आप जब सारे सेलर्स ही जब बैठे होंगे तो वो अपनी प्राइसेस इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि उनके मार्जिन ही नहीं बन रहे होंगे, कोई लॉस में तो नहीं बिज़नेस कब तक कर सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें देखना होगा कि महंगाई बढ़ेगी, लेकिन वो महंगाई जब बढ़ेगी तो लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी कम है कि तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू हैपन। तो ये एक इम्पैक्ट बहुत मैसिव लेवल पे जाने जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे बाकी मुल्कों की, आपने जैसे बात की, बाकी मुल्कों में अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी करें, पाकिस्तान की जो इंटरनेट स्पीड है वो अगर हम देखें तो हम तकरीबन 200 मुल्कों में 160वें नंबर पर आते हैं, 160 नंबर पे, और हमारे से सिर्फ 40 मुल्क और हैं पूरी दुनिया में जो हमें तो वैसे भी लगता है कि हम चांद पर रहते हैं जहाँ पर ना बिजली ना इंटरनेट ना पानी दस्तयाब है। तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट को इसके ऊपर नज़रसानी करनी होगी जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ साकिब अजहर साहब मौजूद थे, ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स। और यकीनी तौर पर अभी तो बजट जो है उसकी तजवीज़ आई है, बजट के ऊपर अभी बहस होना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर नज़रसानी करेगी और जिन शोबों को फ्लरिश करने की अभी ज़रूरत है उनके ऊपर टैक्स की जितनी भरमार की गई है उसको कुछ उसमें कमी लाई जा सकेगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा। दीगर अहम इशूज़ अभी भी बाकी हैं। स्टे विद अस। पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं ट्रंप इंतज़ामिया की। एक तरफ तो ट्रंप इस वक्त अमन के सफ़ीर बने हुए हैं, बहुत सारे ममालिक में जंग बंदी की वजह बन जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी उन्होंने सालसी का किरदार अदा किया, लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप इंतज़ामिया ने गज़ा में निहत्ते मज़लूम जो फ़लस्तीनी हैं उनको इमदाद फ्राहम करने वाली 6 तंजीमों और फिर 5 अफराद पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने बड़े फ़लस्तीनी कानूनी इदारे जो कि दामीर और मशरक़ वस्ता अफ्रीका और यूरोप में जो 5 दीगर फलाही तंजीमें हैं उन पर भी पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? एक तरफ हम देखते हैं कि अमन के दावेदार हैं
दूसरी तरफ जो निहत्ते फ़लस्तीनी हैं जिन पर मज़ालिम की इंतहा हो चुकी है, जहाँ पर बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वहाँ पर जो इमदाद फराहम करने वाली कंपनियाँ हैं, इदारे हैं, अलजायर, तुर्किया, नीदरलैंड्स, इटली और फ़लस्तीन, इन 6 खैराती इदारों को दहशतगर्द तंजीमें करार दिया जाना और फिर ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना। अमरीका का ये इल्ज़ाम है कि ये तंजीमें गज़ा में इंसानी हमदर्दी के काम के बहाने फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों, ख़ासतौर पर हमास के अस्करी विंग की मदद कर रही हैं। तो अगर ऐसा है भी, तो फिर भी अगर हम देखें दूसरी तरफ, तो इजराइल को खुलेआम अमेरिका की सपोर्ट हासिल है और अमेरिका को के अंदर जितना असलाह बनाया जाता है वो इजराइल को फ्राहम किया जाता है और इजराइल जो मुजालिम ढा रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, वो अमेरिका की पुष्टपनाही के बिना मुमकिन ही नहीं है। इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इजाज़ आसी साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। आप वह कहेंगे इजाज़ साहब आपको। इजाज़ साहब, लम्हा फ़िक्रिया है कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बड़े दावेदार हैं, वो कहते हैं कि वो अमन के ख्वाहिशमंद हैं, अमन चाहते हैं और वो अमन के सफ़ीर के तौर पर दुनिया में पहचाने जाते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 6 तंजीमों को बंद कर दिया जाना, वो तंजीमें जो मुतासरा लोगों को वहाँ पर सिर्फ इमदाद फ्राहम कर रही हैं, उनके ऊपर दहशतगर्द होने का इल्ज़ाम लगाया जाना और फिर उनको बैन कर दिया जाना, उनके असासे मुंजमद कर दिया जाना, अमेरिका के अंदर जो मौजूद उनके असासे थे। क्या ये वतीरा, ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? आखिर ट्रंप इंतज़ामिया या डोनाल्ड ट्रंप सब चाहते क्या हैं? और उनका ये बयानिया जो अब सामने आ रहा है, उन तंजीमों को इमदाद से रोक दिया जाना, क्या ये दुरुस्त है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें सिर्फ मैं समझता हूँ कि ट्रंप इंतज़ामिया अकेली इसमें मुलव्वस नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया में जंग बंदी हुई और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक नया ऑर्डर वजूद में आया जिसको लिबरल डेमोक्रेसी बेस्ड ऑर्डर था, जिसका मतलब ये था कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके साथ साथ आपको डेमोक्रेसी के जो असूल हैं उनको हम देखेंगे, ड्यू डिलिजेंस और आपको ड्यू कोर्स दिया जाएगा। किसी भी बंदे या ऑर्गेनाइजेशन को जब आपने सैंक्शन करना है तो ये बहुत साल इस जो असूल था इसके ऊपर अमल पैरा दुनिया ना सिर्फ को करवाया गया, बल्कि वेस्ट ने हमें बताया कि ये जो लिबरल डेमोक्रेसी ऑर्डर है ये बड़ा ज़रूरी है आपके। लेकिन अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे यूएस का डिक्लाइन हमारे सामने मज़ीद वाज़ेह होता चला जा रहा है, तो उसी के साथ उसका जो लिबरल डेमोक्रेसी ऑर्डर था वो भी उसके साथ डिक्लाइन में है। और ये उसी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जिसके थ्रू ये एक्सपोज हो रहे हैं। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप इसको देखें कि यूएस के अलावा दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम करते हैं। अगर आप यूएस की भी बात करें तो एडम मीर, जिसको इन्होंने सैंक्शन किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ काम करती थी, ह्यूमन राइट्स वॉच के साथ ये काम करती थी, यूएन के इन्होंने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया है। इंटरपॉल जो है इसको यूएस ट्रेजरी ने तो फ्लैग कर दिया, लेकिन 2003 में भी जब इसको किया गया, यूके चैरिटी कमीशन ने इनको क्लीन चिट की। इन्होंने कहा जी हमने जितना भी इनको देखा है, they have not done any wrongdoing so far। और बल्कि इन्होंने यूएस और यूरोपियन डोनर्स के साथ मिलकर मुख्तलिफ डियास्पोरास को मुस्लिम और मुस्लिम्स के अलावा दूसरे डियास्पोरास थे, उनके लिए काम किया। तो देखिए, ये पहले तो इजाज़ आसी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जितनी तंजीमों पर भी, चाहे तंजीमों पर ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि वो किसी न किसी सूरत हमास के अंदर जो मौजूद तंजीमें हैं उनको उनके साथ मिले में या उनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं उनके साथ, तो ये तो एक इल्ज़ामात हैं। क्या मकसद सिर्फ वहाँ पर जो भूख और प्यास से बच्चे बिलख रहे हैं, जो नस्ल कुशी हो रही है, उसको मज़ीद हवा देना है, इजराइल का साथ देना है? यकीनी तौर पर अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब बार बार ये कहते हैं कि वो सालसी का किरदार अदा करना चाहते हैं और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करवाने के हक़ में हैं, और अगर इस मामले को वो सीरियसली लेना चाहते हैं, तो फिर इस तरह के बयान या इस तरह की हरकत तो मौजू नहीं है। और अगर हम देखें इजराइल में जो तैनात है अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने भी ये दावा किया है, वो कहते हैं कि अमरीका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का जो हदफ है वो तर्क कर दिया है। इस तरह की गुफ्तगू अमरीकी एक सफ़ीर के हवाले से सामने आना यकीनी तौर पर इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अमेरिका के अहदाफ कुछ और हैं। देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है ना वो इसराइल को नंबर 1 होगा, उसके बाद जो है वो अमेरिका को होगा। इसमें सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में इसके बाद अगर कोई तीसरी बड़ा डैमेज किसी को होगा तो वो मुस्लिम उम्मा, जिसको हम उम्मा के वर्ड से बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो ये 3 फ़लस्तीन का देखें, फ़लस्तीनी आज भी खड़े हैं और फ़लस्तीनी आज से नहीं खड़े हैं।
वो सदियों से वहीं पर ही हैं, वहीं पर खड़े हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डैमेज इसमें हो रहा है, वो यूएस की जो सॉफ्ट पावर है, जिसमें माइक हकीबी का आपने ज़िक्र किया कि उन्होंने कहा कि मुझे तो ये नज़र ही नहीं आता कि ये फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत जो है वो कायम हो सकती है। तो देखें, जो आपकी सॉफ्ट पावर थी, जो आपके पास और सालसी का साथ ही साथ किरदार ये आप भी अदा कर रहे थे। इजाज़त कहा गया है कि पाकिस्तान किसी भी मुस्लिम ममालिक के अंदर, किसी मुस्लिम मुल्क के अंदर जगह दे दी जाए फ़लस्तीनियों को, वहाँ पर फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जा सकता है। यहाँ पर इजराइल की जगह पर ही क्यों, इजराइल जहाँ पर कायम है वहाँ पर ही क्यों? इस तरह के बयानात से समझ में आता है कि अमरीका या इजराइल का बयानिया तो एक ही है। नहीं देखें, इसमें वो बातें जो मर्जी करते रहे, लेकिन उन्होंने अभी ट्रिलियन डॉलर की जो ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का ट्रंप ने दावे किए है कि हमने मिडल ईस्ट से ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा एड्स ली। तो ये उन्हीं ममालिक को, उन्हीं मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को कह रहे हैं कि आप फलस्तीन को या फलस्तीनियों को अपने अंदर आने दें। तो देखें, इससे रीजनल पोलराइजेशन होगी। मिडल ईस्ट के जो अपने लोग हैं वो फलस्तीनियों के साथ इजहार हमदर्दी जरूर रखते हैं, वो उनकी माली इमदाद भी करना चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी फलस्तीनियों को अपने मुल्क के अंदर नहीं इस तरीके से जो है वो बल्क के अंदर आने देंगे। और इससे फिर आप देखेंगे कि डिप्लोमेसी के हिसाब से भी एसिमेट्रिक एनफोर्समेंट अगर आप जब करते हैं, तो इससे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज को एक प्रेसिडेंट नजर आएगा कि आप बगैर किसी ड्यू डिलिजेंस के, बगैर किसी सीक्रेट इंटेलिजेंस, जितनी भी ये मैं ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल की न्यूज परसों की पढ़ रहा था, बड़ी डिटेल मैंने उसकी पढ़ी है, तो सवाए इजरायली इंटेलिजेंस के उन्होंने किसी का कोई एविडेंस नहीं दी। तो इजरायलियों ने अगर इंटेलिजेंस आपको दिया तो पहले तो आप दुनिया को दिखाएं कि वो किधर है, फिर आप कहते हैं कि मिडिल ईस्ट इन सारे लोगों को अपने पास रख ले। दिस इज नॉट ऑन। ये मिडिल ईस्ट के जो लोग हैं या गवर्नमेंट्स हैं, वो कभी भी एक ऐसी सूरत हाल जो कि परपेचुअल पीस को डिस्ट्रॉय करेगी, वो कभी भी नहीं वो कभी भी नहीं चाहेगी। और इससे जो थर्ड पार्टी एंगेजमेंट है ना, देखिए उसमें बड़ा डैमेज होगा। और ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने पास्ट में बहुत सारे काम किए हैं, जिन्होंने इन्हीं और वेस्टर्न जो ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क्स है उसके अंदर रहते हुए ये काम किया है। तो अब आप देखें कि अगर ये इनकी बातें ये ठीक हैं और इन्होंने ये ठीक किया है, तो क्या हमास और हमास जैसी दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको ये टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, तो क्या उससे आपको नहीं लगता कि उनका जो नैरेटिव है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी? वो कहेंगे कि देखें, ये जो वेस्टर्न इदारे और वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं, ये कभी भी फलस्तीन में अमन नहीं चाहती, बल्कि अभी इन्होंने GHF जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, जो कि बड़ी रिसेंटली डेलावेयर में बनी है, उसके थ्रू इन्होंने एड अभी स्टार्ट की है कुछ दिन पहले। और उस पे भी जब वो लोग एड लेने गए हैं तो 11 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है इजरायली फोर्सेस की तरफ से। तो वो लोग जो पहले ही गुर्बत और भूख से बेचारे मर रहे थे, जब वो एड लेने जाते हैं और उनके ऊपर आप ओपन फायर करते हैं, ये BBC, ये मैं या ये पाकिस्तानी न्यूज मीडिया नहीं कह रहा है, ये BBC और CNN जो है वो भी आपको बता रहा है कि एड वर्कर्स और एड के अलावा जो लोग एड लेने के ऊपर भी खुला फायर किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले UN ने अपने 2024 में जो लोग मारे गए हैं एड वर्कर्स, वो लोग जिन्होंने एड देनी थी, वो 168 के करीब लोग थे जिनको उन्होंने ट्रिब्यूट दिया। और आप देखें कि उसमें से 124 लोग वो हैं जिन्होंने गजा के दौरान साहब, आप और पूरी दुनिया इस वक्त आवाज़ उठा रही है और बर्मिला इस बात का इजहार कर रही है कि जो वहाँ पर पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं, जो खून रेज़ी वहाँ पर हो रही है, जो नस्लकुशी हो रही है, उसको बर वक्त रोकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। वहाँ पर जो एक अलमिया जन्म ले चुका है कि भूख और अफलास से बच्चे मर रहे हैं, जो बमबारी से या जो हलाकतें हो रही हैं वो तो हो ही रही हैं, लेकिन उसके अलावा जिन बच्चों को खुराक वाफर नहीं पहुँच पा रही है, जो कई कई दिन से भूखे और जिनकी माएँ जो उनके हड्डियों के ढांचे लेकर बैठी हुई है, वो जब मंजर आम पर आते हैं इस तरह के मनाजर तो दिल दहल जाता है। क्या समझते हैं कि मुस्लिम उम्मा का अब किरदार क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप का किरदार या डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया का, अमेरिका का किरदार खुलकर सामने आ जाने के बाद जिस तरह से वो इन तमाम NGOs पर, इन तमाम इदारों पर पाबंदियां आयद कर रहे हैं जो कि वहाँ पर इमदाद फ्राहम करने में या वहाँ पर चीज़ों की रसाई मुमकिन बनाने में अपना किरदार अदा कर रही थी, आप क्या समझते हैं मुस्लिम उम्मा अब जागेगी? अब कौन किरदार अदा करेगा? देखिए, इसमें मुझे जो नजर आता है वो ये है कि तुर्की और जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके पास बहुत सारी लेवरेज है। दे आर वेरी गुड एलाइज विद द US। और US एक तरफ फंस गया है। US एक तरफ अपनी इजराइल की जो सपोर्ट है
जो कि नेवर एंडिंग सपोर्ट है, ये उसके लिए मेरे ख्याल में ना गले का एक ऐसा जो है ना वो एक ऐसी हड्डी बन चुका है कि ना वो उससे निकल सकता है ना वो बाहर निकाल सकता है। और ये जो उसने ओवरऑल, मैंने पहले अर्ज की कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो एक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ था उसको बड़े सीरियस डेंट पड़े हैं, और वो फर्स्ट टाइम इतना बड़ा जो है वो उसको डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का सामना करना पड़ा है यूएसए को। तो वो बज़ाहिर एक पावर है, वो दुनिया उसको मानती है, लेकिन उसकी जो सॉफ्ट पावर है वो कम से कम होती जा रही है। और इसमें मेरे ख्याल में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जो प्रिडोमिनेटली मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो वो अपना रोल अदा करते हुए यूएस को डिप्लोमेटिकली और नॉन डिप्लोमेटिकली दोनों तरफ से जो है वो इंगेज करेंगे। और लामोहल्ला यूएस को कुछ ना कुछ स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला ऐसे ना हल होगा, और अगर ये ऐसे हल नहीं होगा और अगर इसी तरह से अमेरिका का यही किरदार, तो यकीनी तौर पर इस जंग को मजीद हवा मिलेगी। और जो तमाम जमातें, तमाम किरदार ऐसे हैं जिनको जो आवाज़ उठा सकते हैं, उन तमाम मुस्लिम ममालिक को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उन तमाम तंजीमों को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि उन जो बच्चे वहाँ पर बिलक बिलक कर मर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एजाज़ आसिफ साहब मौजूद है, माहिर आलमी अमूर। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, दीगर अहम इशूज़ अभी भी प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं ज़राअत की, जो कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का मुल्की मईशत में हिस्सा तकरीबन 24% है, जिससे मुल्की मईशत के लिए ज़राअत की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन जो इस बार हुकूमत ने बजट पेश किया है, उसके अंदर किसानों का किस कदर ख्याल रखा गया है, या ज़राअत के शोबे को किस कदर नवाजा गया है, कौन से इंसेंटिव दिए जा रहे हैं किसानों को। इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसी दी जा रही हैं जिसके अंदर आसान कर्जे फ्राहम किए जाएंगे किसानों को, ताकि वो काश्तकारी में उनके लिए मदद दिए जा सके। महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, चेयरमैन ऑल किसान फाउंडेशन। वेलकम टू शो कहेंगे आपको महमूदुल हक साहब। महमूदुल हक साहब, कितना आप किसान दोस्त बजट समझ रहे हैं जो कि इस बार बजट पेश किया गया, और जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं किसानों को, जो स्कीमें मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जो कर्ज आसान दिए जाएंगे काश्तकारी के लिए, आप उससे कितना मुतमईन हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया एक न्यूज़ का। मैं गुजारिश ये है कि मुख्तसरन अर्ज़ करूँगा कि ये किसान पुश बजट है, किसान दुश्मन बजट है। किसानों के लिए इसके अंदर दूर दूर तक अगर मैं खुर्दबीन भी लगा के देखूँ ना, तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये बजट जो है वो एक रवायती बजट है। मैं सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं कह रहा, मैं ये हकीकी मायनों के अंदर वो एक रवायती बजट है। वो आदाद व शुमार का गोरख धंधा है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जबकि खुद आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अपनी तकरीर के अंदर ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो ज़राअत है वो गिरावट का शिकार हुई है। आपकी 5 बड़ी क्रॉप जो हैं वो माइनस में गई हैं। बुरी तरह जो है वो नुकसान हुआ है किसानों का, क्योंकि ये पॉलिसी है। देखें, एक दम से सब कुछ हो जाता। इनकी जो पिछले साल पॉलिसी रही है, इन्होंने एकदम के अंदर जो किसान को तबाह किया है, और फिर इस साल में है उसके बाद महमूदुल हक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बुखारी साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो नेशनल सीड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मौसमियाती तब्दीलियों को देखते हुए सीड्स फ्राहम किया जाना, फिर कर्ज फ्राहम किया जाना, इस तरह के जो दीगर इकदामात इस बजट के अंदर जिनकी तजवीज़ भी है जो रखे जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये किसान दोस्त नहीं है? तो क्या तवक्कुआत थी आपकी हुकूमत से जो पूरी नहीं हो सकी हैं? देखिए, हमें कोई कर्ज नहीं चाहिए। हम खुदा लोग हैं, मेहनत कश हैं। हम देखें 25 करोड़ लोगों को ये देखना चाहिए। आप मीडिया वालों को भी देखना चाहिए। जब हम कहते थे कि आप इसको नेशनल डिबेट का हिस्सा बनाइए ज़राअत को, तो उस वक्त कोई पूछता नहीं था। आज जब उसकी तपिश जो है वो आप लोगों तक है, तो आज हर चैनल जो है वो ज़राअत। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महमूदुल हक साहब। हम तो आपकी आवाज़ बन रहे हैं, हम आपकी आवाज़ बन रहे हैं। कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी, भिंडी की कीमत बहुत नीचे आ गई, 1.5 रुपए के ऊपर आ गई, जो कि 200-300 रुपए 400 रुपए भी भिंडी फरोख्त होती रही है। इनकी कीमतों का एकदम से नीचे आना, ये खबरें दुरुस्त हैं और उसकी वजूहात क्या सामने आई हैं?
जी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं वही अर्ज करूँ ना कि जब हुकूमत खुद ही मारने पे तुली हुई हो तो फिर कोई क्या कर सकता है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये 25 करोड़ का मुल्क है, आप कितनी इंपोर्ट कर लेंगे बाहर से। आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं, आईटी बाहर से इंपोर्ट करते हैं आप, और बहुत सी चीजें डॉलर की, जबकि आपको डॉलर को की जरूरत है। आप बाहर से कपास मंगाए कोई तो फ्री ऑफ टैक्स है, और यहाँ पे जो है किसान कपास उगाए तो 18% उसके ऊपर टैक्स है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है कि अगर ज़राअत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है तो उसको इंसेंटिव्स दिए जाने बहुत ज़रूरी है, उसके लिए भी कुछ सोचा जाना चाहिए। महमूदुल हक बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनके शिकवे भी मौजूद हैं कि वो कहते हैं कि ये किसान कुछ किस्म का बजट दिया गया है, उसमें उन्हें कोई रिलीफ नहीं दी गई, उन्हें कर्ज नहीं चाहिए। प्रोग्राम अभी बाकी है, बहुत सारे दीगर अहम इशूज़ भी हमारे साथ होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है जनाब। ये बात अब कोई नई बात नहीं है, अलबत्ता टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के नए नए जो तरीके हैं या कुछ नई इजादात हैं वो हमें हैरान कर देती हैं। यूँ तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो तकरीबन हर सनद हर शोबे के अंदर हो रहा है, मगर जनाब ये बात वाकई हैरान कुन थी कि अब फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी जो AI है, टेक्नोलॉजी है, वो काम कर रही है। किस तरह से आप फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इससे अपने डिजिटल डिज़ाइनर्स हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरह से आखिर AI को इस्तेमाल करते हुए आप अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, फैशन की दुनिया में आप आ सकते हैं और आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ ज़ोहा खान मौजूद हैं, डिजिटल डिज़ाइनर हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। ज़ोहा, आखिर ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, और आप पहली डिजिटल डिज़ाइनर हैं पाकिस्तान की, किस तरह से आप डिजिटल डिज़ाइनिंग करती हैं और क्या इसके लिए बाकायदा कोई एजुकेशन लेना, ट्रेनिंग लेना पड़ती है, तरीक़ाकार क्या होता है, थोड़ा सा बताइए। तो बेसिकली डिजिटल फैशन ये होता है कि आप वैसे अपने फिजिकल वर्ल्ड में जिस तरह भी फैशन को ट्रीट करेंगे कि आप सुई धागे से एक कपड़ा लेंगे, सुई धागे से उसको सिएंगे, उसका एक गारमेंट बनाएंगे, बट वही चीज़ हम डिजिटली करते हैं। एवटार्स के ऊपर एक कैरेक्टर होता है जिसने आपके कपड़े पहने हुए होते हैं, और हमें डिजिटली पता चल जाता है कि अगर हम उसको फिजिकली प्रोडक्शन में भेजेंगे तो वो कैसा लगेगा। और हम क्योंकि डिजिटली एक एसेट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो उसी को हम फिर आगे गेमिंग में यूज़ कर सकते हैं, VFX में यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो डिग्री एज सच कोई है नहीं जो कि डिजिटल फैशन की हो। एक मास्टर्स है जो ऑफर होता है यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन में, उसके अलावा एक डेडिकेटेड डिग्री नहीं है, लेकिन एक कोर्स के तौर पर इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अच्छा ज़ोहा, जिस तरह आपने कहा कि आप डिजिटल डिज़ाइनिंग के अंदर आप एक स्केच बनाते हैं या डिज़ाइंस बनाते हैं और उसको आप वहीं पर फिट करके देखते हैं कि ये डिज़ाइन अगर फिज़िकली आएगा तो ये कितना अच्छा लगेगा। अगर क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपको कहता है कि मुझे एक ऐसा यूनिक डिज़ाइन बना कर दें जो मेरी बॉडी के हिसाब से हो, मेरे कलर कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से हो, तो आप क्या करती हैं, किस तरह से डिजिटल डिज़ाइनर्स उस पर काम करते हैं, वो थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। तो बेसिकली हमारे पास इस जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसके अंदर 2 विंडोज़ होती हैं। उन 2 विंडोज़ के अंदर एक जगह हमें कैरेक्टर नज़र आ रहा होता है और एक जगह हमें बेसिकली कपड़ा नज़र आ रहा होता है जिसको हमने स्टिच करके गारमेंट बनाना है, गारमेंट विंडो। तो जो एवटार वाली विंडो है हम उसके अंदर एवटार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम उसके इवन पाँव का साइज़, हाथ का साइज़, उसका पोज़, उसके बालों का रंग, उसके स्किन का कलर, हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। इवन कि हम फ्रेकल्स ऐड कर सकते हैं उसकी स्किन के ऊपर। तो वो सारा टेक्सचरिंग के अंदर आता है, और हम अपने मॉडल्स ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर के ऊपर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग आउटसाइड ऑफ द सॉफ्टवेयर भी अगर हमने कोई बनाया हुआ है एवटार गेमिंग में तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ज़ोहा, इससे तो बड़ा ही इनकलाब आएगा फैशन की दुनिया में, और अगर इस तरह से डिजिटली आप डिज़ाइंस बना सकते हैं तो जो डिज़ाइनर्स हैं ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, उनकी वैल्यू तो कम हो जाएगी। क्या उनकी जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी आने वाले दिनों में? क्योंकि अगर कोई ब्रांड स्टार्ट करता है, कोई क्लॉथिंग के लिए काम करता है, तो उनको डिज़ाइनर्स
हायर करने पड़ते हैं। तो अगर इस तरह से इतना आसान है डिजिटल डिज़ाइनिंग किया जाना और किसी के लिए स्केचिंग करने की बजाय, किसी के लिए पैटर्न बाकायदा काटने की बजाय आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएं और एक खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो जनरेट करें और उसके बाद उसको फिजिकली आप बना लें, तो ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में जो फिजिकली डिज़ाइनर्स काम कर रहे हैं उनकी तो छुट्टी हो जाएगी? नहीं, छुट्टी होगी नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिकॉज इसके लिए अगर आपने प्रोडक्शन के अंदर जाना है स्पेसिफिकली, तो फिर आपको बहुत टेक्निकली पैटर्न को देखना होगा। हम विंडो पे बना तो लेते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, लेकिन उसको हमें फिर टेक्नीशियन से चेक करवाना पड़ता है कि जब हम इसको डायरेक्ट प्रोडक्शन में भेजेंगे, तो क्योंकि हम एक पैटर्न को अभी भी ट्रेडिशनली देखते हैं कि इसका आर्म होल एक स्पेसिफिक तरीके से होना चाहिए, शोल्डर इतना होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रखते हैं। लेकिन जब हम डिजिटल फैशन की दुनिया में जाते हैं तो ये रूल्स इतने अप्लाई नहीं होते, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर पे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ जब हम किसी क्रोकी या किसी मैनेक्विन के ऊपर रख कर जब हम ड्रेप करते हैं, तो वो ड्रेपिंग बहुत फ़र्क होती है इस ड्रेपिंग से। लेकिन फिर अगेन तो यूँ लगता है कि ये अगर आप जिस तरह से आप बता रही हैं, अगर आप ड्रेपिंग वैसे करते हैं किसी मैनिक्योर के ऊपर रख के या किसी फिजिकली किसी बॉडी की आप मेजरमेंट्स लेते हैं, तो वो डिफरेंट एक सिनेरियो होता है। जिस तरह से आप डिजिटली आप डिज़ाइंस बनाती हैं और उनकी आप मेजरमेंट्स भी खुद ही करती हैं, अंदाजे के मुताबिक होती है। क्या कभी कुछ ऐसा भी हो कि क्लाइंट नाराज़ हो गया हो, आपने कुछ इस तरह से बना दिया हो डिज़ाइन, और जब उसने फिजिकली पहना हो तो उसके अंदर काफ़ी तब्दीली आई हुई हो, काफ़ी उसको प्रॉब्लम्स उसके लिए बनी हो, आर्म होल जिस तरह आप बता रही हैं उसकी मेजरमेंट्स, या बाजू, या फिर उसकी लेंथ, या फिर वो मोटा है या पतला है, उसकी मेजरमेंट्स में कमी बेशी आ गई हो? अरे सबसे पहले तो अगर हम किसी इंसान के ऊपर फुल बेस करके कस्टमाइज कर रहे हैं कोई गारमेंट, तो हम सबसे पहले तो उसकी करेक्ट मेजरमेंट्स लेंगे उस इंसान की, कि ताकि हमें उसमें डिजिटली बनाने में प्रॉब्लम ना आए। फिर वंस वो बन जाता है तो पहले उसका पैटर्न प्रिंट होता है। इट्स नॉट कि डायरेक्टली हम कपड़ों के ऊपर कर रहे हैं, उसका एक पैटर्न प्रिंट होगा। पैटर्न प्रिंट करके हम अंदाजा लगाते हैं। इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस फैशन डिजाइनर, यू वुड नो, पैटर्न देखते हैं कि ये ठीक है या नहीं है। बट इफ़ यू ट्रांजिशन इनटू डिजिटल फैशन किसी और फील्ड में से, तो ये बहुत मुश्किल होता है आपके लिए, विच इज़ वाई लोग टेक्निकली नहीं जाते डिजिटल फैशन में, जो कि प्रोडक्शन और सैम्पलिंग और इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बना था, बल्कि वो चले जाते हैं विजुअल्स की तरफ, जिसके अंदर आपकी क्रिएटिव विजुअल्स, आपकी खूबसूरत सी कोई कैंपेन, कोई रेंडर्ड इमेज, उसकी तरफ चले जाते हैं। क्योंकि जो अगर हम टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो वो काफ़ी मुश्किल है सीखना, अनलेस आपने एक्चुअली किसी फैशन स्कूल से सीखी हो ये सारी डिटेल्स। और अगर बात करें जो डिजिटल फैशन डिज़ाइनर है कितना सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ हैं वो जो फिजिकल फैशन डिज़ाइनर हैं उनसे? और दूसरा ये भी बताइए, अगर जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ फैशन ऐसे हैं बदलते रहते हैं डे बाय डे, और कभी फर्शी शलवार, कभी गरारा, कभी शरारा, तो क्या डिजिटल डिज़ाइनिंग के अंदर ये भी बनाना उतना ही आसान है जितना कि कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड्स के डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं? आई वुड से कि ज़्यादा आसान है, बिकॉज आप बहुत जल्दी से चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैंने शलवार बनानी है और मैंने उसको सीना है, मैंने देखना है उसका फ्लेयर कितना ज़्यादा है, वो चीज़ मैंने सिर्फ एक क्लिक करना है बटन का और वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे असली में करना होगा तो फिर मुझे देखना है कि अच्छा मेरे पास कितना फैब्रिक है, क्या मैं ये कर भी सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और फिर मैंने उसको किस तरह से सीना है। अगर मैंने उसका फ्लेयर छोटा रख दिया तो बड़ा करने का ऑप्शन नहीं है, और ये चीज़ डिजिटल सॉफ्टवेयर में है। अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा ज़ोहा, क्या ये मुमकिन है कि फ़ैशन जो ड्रेस आपने बनवाया है वो पहनने से पहले आप उसको वैसे ट्राई कर सकते हैं, आप अपने आप को उसके अंदर बाकायदा आपकी मेजरमेंट के हिसाब से आपका अवतार बनाया जाए और फिर उसके ऊपर वो डिज़ाइन जो है वो वेयर करवाया जाए, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप उसके अंदर कैसे लगेंगे? बिल्कुल, आप AI साइजिंग भी एक नई जदीद जिद्दत है, जिसके अंदर हम ये चीज़ कर सकते हैं कि हम आपकी बॉडी को स्कैन करें। बॉडी को स्कैन करके हमारे पास आपका कद, काठ, हर चीज़ आ जाएगी, और फिर बेस्ड ऑन दैट हम आपको अपना डिजिटल गारमेंट पहना सकते हैं ऑन द सॉफ्टवेयर, एंड वी कैन प्रिडिक्ट कि वो चीज़ आपको सही बैठेगी या नहीं बैठेगी। ऑन द बेस ऑफ दैट हम आपको डिफरेंट गारमेंट्स भी रिकमेंड कर सकते हैं कि विच वन वुड सूट योर बॉडी टाइप बेटर। ज़बरदस्त। अच्छा ज़ोहा, आने वाले दिनों में आप क्या देख रही हैं, जो डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग है इसका स्कोप कितना है? क्या अब बच्चों को डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाना चाहिए? फ्यूचर आप क्या देख रही हैं डिजिटल फैशन डिज़ाइनिंग का?
फ्यूचर यही है कि इफ़ यू हैव टू बी अ गुड फैशन डिज़ाइनर तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। एक बेसिक स्किल है, क्योंकि अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ एज अ फैशन स्टूडेंट, और मैंने अभी शुरू किया है, तो रादर देन मैं एक कपड़ा लेकर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँ, जो कि कपड़ा मैं अपनी प्रॉबेबली पॉकेट मनी से या अपने अम्मी अब्बू से लेकर ले रही हूँ, और ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन वाले फेज के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ज़ाया होती हैं। लेकिन अगर मैं डिजिटली वो सारी एक्सपेरिमेंटेशन करती हूँ तो वो सारा कुछ स्किप होता है, और ऑल्सो मेरा दिमाग और ज़्यादा खुलता है टू द पॉसिबिलिटीज के क्या क्या पॉसिबल है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ कोर्स ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कई में इट्स अ कंपल्सरी कोर्स टू हैव। ज़बरदस्त। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई डिजिटल डिज़ाइनिंग सीखना चाहे तो कोई वेबसाइट है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके ऊपर स्टूडेंट्स जाएं और वो फिज़िकली फैशन डिज़ाइनर तो बने, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके एजुकेशन उसकी बाकायदा हासिल करें, लेकिन वो डिजिटल फैशन डिज़ाइनर भी बन सकें? You can search for courses. I offer a course as well, जिसके अंदर मैं वन ऑन वन ट्रेनिंग करती हूँ, which is basically कि हम जूम सेशन पे लाइव होंगे, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी we'll solve them face to face. It's a 2 week course, और इस तरह की क्योंकि the people that offer courses उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप कोर्सिया पे या कहीं पे डाल देते हो and you don't have a real interaction with the person who has the skill. तो इसीलिए I'm offering live courses so people can connect with me and I can teach them from the base up. ज़बरदस्त। आप बच्चों को सिखाती भी हैं कि किस तरह से फ़ैशन डिज़ाइनर बना जा सकता है डिजिटल के अंदर। बहुत शुक्रिया, ज़ोहा खान हमारे साथ मौजूद थी और पाकिस्तान की ये पहली डिजिटल फ़ैशन डिज़ाइनर भी हैं। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, और जितनी जिद्दत अब AI ले आया है हर शोबे के अंदर, यकीनी तौर पर हमें भी सीखने की ज़रूरत है। प्रोग्राम अभी भी जारी सारी है, दीगर अहम इशूज़ अभी बाकी हैं, एक ब्रेक के बाद शामिल करेंगे। स्टे विद अस। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाज़रीन, बच्चों से मुशक्क़त एक तल्ख़ हकीकत है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर डे का ख़ात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जहाँ पर बच्चे फूल की हैसियत रखते हैं वहीं पर मुल्क व कौम का मुस्तकबिल भी इनसे जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे नन्हे फूल इसी तरह से मसले जाते हैं, तल्ख़ हालात का शिकार हो जाते हैं, उनकी मासूमियत कहीं खो जाती है, और गली कूचों में हम देखते हैं कि वो मेहनत और मशक्क़त करते हुए नज़र आते हैं। जिन बच्चों की उम्र खेलने की होती है, जिन बच्चों की उम्र पढ़ने की होती है, वो अपने कंधों पर अपने ख़ानदान का, अपने घर वालों का एक भारी भरकम बोझ भी उठाए हुए होते हैं। किस तरह से इन बच्चों की तादाद जो है वो डे बाई डे बढ़ती चली जा रही है। अभी अगर हम देखें तो 20 मिलियन से भी तजावुज़ कर चुकी है। पाकिस्तान भी सबसे बड़ा जो सूबा है पाकिस्तान का, पंजाब, इसमें चाइल्ड लेबर की जो शरह है वो 14% बताई जाती है। गुज़श्ता 1.5 साल के अंदर भी चाइल्ड लेबर के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ इस तरह की स्कीमें मुतारिफ़ करवाई जाती हैं या मुख्तलिफ़ कवानीन मुतारिफ़ करवाए जाते हैं, लेकिन वो कवानीन भी इतने नाकाफ़ी हैं कि इन बच्चों की तादाद में डे बाई डे इजाफा हो रहा है, बजाय इसके कि कमी लाई जा सके, बजाय इसके कि इन बच्चों को उनके घरों तक रखा जा सके, उनको तालीमी इदारों में भेजा जा सके। हम देखते हैं कि उन बच्चों से मेहनत और मुशक्क़त करवाई जाती है। हमारे साथ मौजूद हैं हिना साहिबा, PPAF से वाबस्ता हैं, कारकुन हैं हकूक़ इत्फ़ाल की। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हिना साहिबा। हिना साहिबा, यकीनी तौर पर बच्चों की तादाद जो चाइल्ड लेबर में बढ़ती चली जा रही है, हम अपने गिरदोनवा में भी देखें तो कई बच्चे ऐसे हैं जो मज़दूरी करते हुए हमें नज़र आते हैं, भट्टों पर नज़र आते हैं, सड़कों पर नज़र आते हैं। बहुत सारे तो बच्चे ऐसे हैं जो लोगों के घरों पर काम कर रहे हैं और उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। आप भी ऐसे इदारे से मुंसलिक हैं जहाँ पर इन बच्चों के लिए काम किया जाता है, कवानीन बनाए जाते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता है, सज़ाएँ मुख्तस की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि शराफिया जो बड़े बड़े ख़ानदान हैं उनके पास ही छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे होते हैं, जो कानून बनाने वाले हैं वही कानून शक्नी कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे इस पर? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया मधु करने के लिए और मैं एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट करूँगी रोल ऑफ मीडिया को कि मीडिया इस तरह के इश्यूज़ को हाईलाइट करता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस तरह की टॉपिक्स पे बात करना। जहाँ तक बात आ गई चाइल्ड लेबर की, तो देखिए बहुत सारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पाकिस्तान ने ऑलरेडी की हुई हैं। अगर हम लीकर और
पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो पाकिस्तान बाउंड है इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के थ्रू जो ऑलरेडी साइन कर चुका है, जिसमें मैं बेसिक जो 3 कवानीन है, आईएलओ कन्वेंशन 138 जो है वो डिफाइन करता है कि मिनिमम एज क्या होगी चाइल्ड लेबर के लिए। सेकेंडली इसी तरीके से आईएलओ कन्वेंशन कन्वेंशन 182 जो है वो वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर को डिफाइन करता है। और ठीक है। तीसरा जो है यूएन कन्वेंशन चाइल्ड राइट, जो चाइल्ड राइट्स का कन्वेंशन यूएन में पाकिस्तानी स्टेट ने साइन किया है, वो जो बच्चों के हकूक है उसको जो है ना वो मुतारफ करा रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रीटीज को साइन करके आते हैं और फिर उसके ऊपर हम लेजिस्लेशन करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक ओवर लेजिस्लेटिव कंट्री है जहाँ पर लेजिस्लेशन तो बहुत इजीली हो जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो है। यही दुरुस्त। वजह है कि आज हम इस तरह के इश्यूज के साथ जो हैं वो लड़ रहे हैं 2025 में भी। हिना साहिबा, मिनिमम एज की आपने बात की है। मिनिमम एज बच्चे की क्या होनी चाहिए जब उसे आप नौकरी पर रख सकते हैं? मुख्तलिफ हम देखते हैं ढाबों पर तो 8-9 साल के बच्चे भी काम करते हुए नज़र आते हैं, भट्टों पर बहुत छोटी उम्र के बच्चे भी काम करते हुए नज़र आते हैं। जी बिल्कुल। जो इंटरनेशनल लेबर जो फोरम है आईएलओ, उसके मुताबिक जो मिनिमम एज है वो 15 साल होनी चाहिए। और उसमें भी जो फॉर्म ऑफ लेबर है उसको बड़ा डिटेल में जो है वो बताया गया है कि किस तरह का काम हम उन बच्चों से ले सकते हैं। ओके। बहुत ही मेहनत मुशक्कत वाले काम में उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो बात है वो देखें कि हमारे सभी प्रोविंसेस जो हैं 18वीं तरमीम के बाद हर एक ने अपना एक कानून बनाया है। अब तक हम उन कवानीन में बच्चों की जो एज है उसको एक स्ट्रीमलाइन नहीं कर सके। फिर इसी तरीके से जो कवानीन बने हुए हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के 1991 के, उसमें भी फिर एज के डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो जब एज ही अलाइन नहीं हो पा रही है तो हम उसको कैटर करने के लिए फिर किस तरह से कवानीन को इम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं हिना साहिबा। और जो कवानीन बनाए गए हैं, आप कह रही हैं कि हमारे यहाँ कवानीन बनाया जाना तो बहुत आसान है, लेजिस्लेशन हो जाती है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इस चीज़ का बहुत फुकदान है। अगर हम देखें जो 20,000 रुपया जुर्माना और 1 साल की तकरीबन सज़ा उन अफराद के लिए रखी गई है जो कि चाइल्ड लेबर के मुर्तकब पाए जाते हैं, आप समझती हैं कि ये सज़ा और ये जुर्माना काफ़ी है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर आप एक देखें, पहले तो हमें रूट कॉज की तरफ जाना चाहिए कि ये बच्चे चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व क्यों होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि क्लाइमेट या कुछ ऐसे जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं उनकी वजह से इकोनॉमिकली सिचुएशन ऐसी होती है कि इन बच्चों को मजबूरन चाइल्ड लेबर में धकेल दिया जाता है, फोर्सफुली बाय पेरेंटिंग, या उनको खुद अपना जरिया माश बनाना पड़ता है। या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो स्टेट की जिम्मेदारी हैं, जैसे कि स्टेट का काम बनता है कि वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम स्टार्ट करे। सिर्फ ये नहीं है कि आपने कुछ स्कीम्स बनाई जो कि फैमिलीज को सपोर्ट कर रही हैं, स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन आपने अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं बनाई जहां पर जो बच्चे जो ऑर्फन्स हैं उनको किसी तरीके से हम फैसिलिटेट कर सके। बिल्कुल तो सही फिर कह रहे आप हैं जो आप ये हिना साहिबा। सजाएं बहुत सारे लगाते ऐसे हैं। बच्चे हैं जो कि नागहानी आफात के अंदर अकेले रह गए हैं, जिनका कोई घर वाला नहीं बचा, वालिदैन नहीं बचे। वो बच्चे मजबूरी के तहत इसके अंदर आ जाते हैं, मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके ऊपर घर वालों की जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत छोटी उम्र में वो उन जिम्मेदारियों को संभालते हुए लेबर में आ जाते हैं और फिर मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। आपके पास गवर्नमेंट के लिए क्या तजावीज़ हैं? क्या इस तरह की स्कीम्स लाई जा सकती हैं? किस तरह से कोई इकदाम किए जा सकते हैं कि इन बच्चों को कैटर किया जा सके? जो बच्चे हम देखते हैं कि लावारिस हो चुके हैं, ऑर्फन हाउसेस के अंदर कुछ बच्चे तो हैं लेकिन वो मजदूरी करने पर मजबूर हैं, कुछ बच्चे अपने घरों को चलाने पर मजबूर हैं और उनके ऊपर भारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं जिसकी वजह से वालिदैन या तो काम करने के लायक नहीं हैं, अगर हैं तो वो खुद ज़बरदस्ती बच्चों को इसके अंदर धकेल देते हैं। तो क्या पॉलिसीज़ मरतब करने की ज़रूरत है? क्या इकदाम गवर्नमेंट को करने की ज़रूरत है? क्या सजेशन देना चाहेंगी आप? जी मेरे पास 3-4 रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें से सबसे पहले तो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रंस को इंट्रोड्यूस कराने की बहुत शदीद ज़रूरत है। हम बात करते हैं एसडीजी गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2025 में हम ये कह रहे हैं कि हम चाइल्ड लेबर का खात्मा कर देंगे, लेकिन हम अभी तक चाइल्ड लेबर को कैटर नहीं कर पाए हैं।
इन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले बच्चों के लिए सोशल प्रोटेक्शन स्कीम्स बनाई जाएं, और फिर उन प्रोटेक्शन स्कीम्स को सिर्फ ये नहीं है कि हम उनको पैसे दे रहे हैं और वही कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। कुछ ग्रेजुएशन प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें वो बच्चे अगर सस्टेन कर जाएं, वो पढ़ लिख जाएं, या उन्हें कोई अपना स्टार्टअप ग्रांट उनको मिल जाता है, वो अपना कोई इनिशिएटिव स्टार्ट कर लेते हैं और वो एक मिनिमम रेंज को कवर करते हैं, तो उनको, जैसे पीपीएफ करता है, ग्रेजुएशन पॉलिसी के तहत उनको फिर उस स्केल से अपग्रेड किया जाए और सोशल सही। प्रोटेक्शन स्कीम इस तरह से काम करे। सेकेंडली, जो स्ट्रेंथन है लीगल फ्रेमवर्क में जितने भी लकूनास हैं उसकी वजह से आपको बच्चे जो हैं वो सड़कों पर, बच्चे होटलों में काम करते हुए, भट्ठों पे मजदूरियां करते नजर आते हैं, इवन दो डोमेस्टिक लेबर में इन्वॉल्व नजर आते हैं। हम्म। अगर हम लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रॉन्ग कर लें और उसके साथ साथ हम अपने डाटा और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को इम्प्रूव करें। अब देखिए, बहुत मिनिमम आपको नजर आता है जहां पर चाइल्ड लेबर से रिलेटेड आपको डाटा मिल जाए, बिल्कुल। अपडेटेड डाटा अवेलेबल नहीं होता। वो यही रीजंस हैं कि हम उन बच्चों को काउंटडाउन में नहीं लेके आ रहे। जब काउंटडाउन में नहीं लेके आएंगे तो फिर किस तरह से उनके लिए स्कीम्स बनेंगी, वो पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह से उनके ऊपर इम्प्लीकेबल होंगे। इसी अच्छा तरीके से जब हिना साहिबा, एक डिजास्टर और आते चीज़ हैं। भी है ना कि घरों के अंदर जो मुलाजमत पे रखे जाते बच्चे हैं उनका कोई डाटा ही नहीं रखा जाता। पुलिस स्टेशंस में वैसे तो ये पाबंद है कि आपको अगर घर में कोई भी मुलाजिम रखना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन बाकायदा करवाई जाए, लेकिन आप भी जानती हैं हमारे इर्द गिर्द में जहाँ पर भी बच्चे घरेलू मुलाजमत पर रखे जाते हैं उनका कोई डाटा ही मुरतब नहीं किया जाता है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। फिर उनके बाद उनके ऊपर इस तरह का घर के अंदर इस तरह के तशद्दुद किए जाते हैं। हमने देखा कि बच्ची को जला दिया गया, इस्त्री लगाकर जला दिया जाना, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और भी हमारे सामने आते हैं जहाँ पर तशद्दुद कर करके ख़वातीन या मर्द घर के उन बच्चों को ज़ुदोकोब करते हैं और जान से जाना बाकी रह जाता है, बाकी उन बच्चों के साथ बहुत तशद्दुद किया जाता है। इसके हवाले से भी कोई कवानीन अब तक लागू किए जा सके हैं, कोई कवानीन बनाए इवन जा सके हैं? इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बात की बात है। जी, कवानीन मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। साथ साथ जो बात है डाटा की, जब कुछ लोग आपकी गिनती में ही नहीं आ रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करते हैं आपकी कंट्री में, तो फिर आप किस तरह से वो कवानीन उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। सबसे पहली तो बात है कि आप डाटा सिस्टम को इम्प्रूव करें। चाहे डिज़ास्टर के थ्रू, चाहे कोई भी इशू आता है, बच्चे डिस्प्लेस्ड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एटलीस्ट उनका काउंट डाउन होना चाहिए डाटा के अंदर कि इतने % बच्चे यहाँ से वहाँ मूव हो गए, या कोई ऑर्फन्स भी हैं तो वो डाटा में मौजूद हों। फिर जैसे कि कानून मौजूद है, आपने खुद भी कहा कि पुलिस स्टेशन में आपको बताना होता है कि आपके घर में हाउस हेल्प में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। हम बच्चों को नोट डाउन ही नहीं करवाते क्योंकि अंडर 18 को आप काम के लिए डोमेस्टिक हेल्प में रख नहीं सकते। इस तरह की कुछ चीज़ें जब आप डाटा और प्लस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करेंगे, जब तक डाटा के साथ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे ये शुमार में ही नहीं आएंगे। अब जब शुमार में ही नहीं आ रहे तो फिर उनके ऊपर आप किस तरह की सजाएं लगाएंगी, ये सारी चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहेंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत शुक्रिया हिना खयानी साहब हमारे साथ मौजूद थी, कारकुन हुकूक अतफाल, और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि इन बच्चों को पहले तो गिनती में तो लाया जाए कि ये पाकिस्तान के अंदर ये लोग भी मौजूद हैं, मुल्क का हिस्सा हैं, हमारी ज़ात का हिस्सा हैं। इन लोगों को जब गिनती में नहीं लाया जाएगा तो उनके लिए कवानीन बनाए जाना या उनके ऊपर अमल दरामद होना तो बहुत ही मुश्किल बात है। मुझे हम सब को अपने इर्द गिर्द होते हुए बच्चों के साथ जो मुजालिम है उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, और जहाँ पर भी कहीं पर चाइल्ड लेबर आप देखें तो उसको रिपोर्ट लाजमी करें ताकि उन बच्चों को उस चाइल्ड लेबर से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, साइंसदानों ने दुनिया का एक सबसे छोटा वायलिन बना लिया जनाब। ये वायलिन इंसानी बाल के कुतर से भी छोटा है, ये इंसानी बाल जो है इसके कुतर से भी छोटा है। ये बरतानवी जो टीम है उन्होंने बनाया है, तबीयात दानों की टीम ने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक इंतहाई छोटा वायलिन बना दिया जिसका माइक्रोस्कोप के बगैर, जिसको देखा भी नहीं जा सकता। इतना छोटा वायलिन अच्छा क्यों बनाया गया है, क्या पर्पज़ होगा इसका, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, माइक्रोस्कोप के बगैर उस वायलिन ने क्या ही काम करना है। तो साइंसदानों ने इस वायलिन को दुनिया का सबसे छोटा वायलिन करार दिया है। अच्छा जी, ये प्लेटिनियम वायलिन है जो कि 35 माइक्रोन्स लंबा और 13 माइक्रोन्स चौड़ा है। माइक्रोन्स पैमाइश की एक इकाई है जो कि 1 मीटर का
10 लाखवां हिस्सा होती है। मतलब इतनी छोटी ये वायलिन है कि ये वायलिन इंसानी बाल के कुतर यानी कि 17 से 180 माइक्रोन्स के दरमियान होता है, उससे भी ये छोटा है। और अगर इसको आप वैसे देख बिल्कुल नहीं सकते, इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुहक्किकीन की जानिब से इस आले का बनाया जाना उनकी नई नैनोलिथोग्राफी सिस्टम की सलाहियतों के मुतालिक बताना है कि जी अब हम छोटी से छोटी चीज़ जो है वो भी ईजाद कर सकते हैं। यकीनी तौर पे बड़े खूबसूरत उन्होंने बनाया है ये, लेकिन इसको देखना बहुत ही मुश्किल है जनाब। तो आप भी कोशिश कीजिएगा इसको देखने की, लेकिन टेलीस्कोप के बगैर देखने की कोशिश कीजिएगा कि आपको नज़र आता है या नहीं आता। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो दीगर अहम इश्यूज हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे शक की। इंसानी ज़िंदगी एक दरख्त की मानंद है और इसके अंदर जो जुड़े रिश्ते नाते होते हैं वो हरी भरी शाखों की तरह होते हैं। अगर ये शाखें टूट जाएं या मुरझा जाएं तो दरख्त भी एक दिन सूख जाता है। और इस दरख्त को शक का अगर घुन लग जाए, ये शक एक ऐसी बीमारी है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते में भी दरार पैदा कर देता है। किसी दूसरे शख्स के बारे में शक करना एक ऐसी चीज़ है जिससे रिश्ते और ताल्लुकात कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि मियाँ बीवी के दरमियान शक व शुबहात पैदा हो जाते हैं, बहन भाई के दरमियान, माँ बाप के दरमियान, और इस तरह से वो पूरा जो एक ख़ानदान, एक फैमिली होती है वो टूट सी जाती है। और हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे घर उजड़ने की, टूट जाने की, रिश्ते ख़त्म हो जाने की, तलाक़ें हो जाने की वजूहात भी यही हैं कि कहीं पर बीवी शौहर पर शक करती है, कहीं पर शौहर बीवी पर शक करता है, और यूँ जो एक घर खूबसूरत जुड़ा हुआ घर होता है वो एक जहन्नुम का नमूना बन जाता है। किस तरह से इससे बचा जा सकता है और शक आखिर जन्म ही क्यों लेता है? शक जैसा वायरस जो है वो क्या वजूहात होती हैं? आपके अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग नहीं है? आपके अंदर क्या कन्वर्सेशन की कमी है? आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते? किन वजूहात की बिना पर ये शक आता है? और कभी कभार तो वो शक पैदा करने वाले दूसरे लोग होते हैं, आपके अपने ही होते हैं, आपके करीबी दोस्त होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, आपकी बहन, माँ, भाई, बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके रिश्ते के अंदर शक पैदा कर देते हैं। और फिर होता यूँ है कि वो शक आहिस्ता आहिस्ता इतनी जड़ें मजबूत कर लेता है कि आपका रिश्ता जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर ख़त्म नहीं भी होता तो इतना सफोकेट हो जाते हैं आप उसके अंदर कि अल्टीमेटली आप चाहते हैं कि आप उस रिश्ते से निकल जाएं, आप उस रिश्ते को ख़त्म कर दें। हमारे साथ साइमा नज़ीर साहिबा मौजूद हैं, लाइफ कोच। उनसे जानते हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं, इस वायरस से बचा किस तरह से जा सकता है। वेलकम टू शो कहेंगे साइमा साहिबा आपको। और जो बात मैं कर रही हूँ ये क्या हकीकत है कि शक व शुबहात जो है पूरी ज़िंदगी आपकी खा जाते हैं, आपके रिश्ते नाते सबको ख़त्म कर देता है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, और आपने जिस तरह बताया है कि वाक़तन ये एक बिल्कुल छोटा सा एक रीज़न होता है शक करना, और कभी कभी बिल्कुल बेबुनियाद होता है, मगर एक्चुअली हमने देखा है कि ना सिर्फ दो लोगों के दरमियान इख्तलाफ पैदा करता है बल्कि नस्ल दर नस्ल फिर हम देखते हैं कि लोगों के ताल्लुकात, रिश्तेदारों के और लोगों के ताल्लुकात आपस में ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने जो बात शुरू की है वो बिल्कुल सही है कि हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि इस शक को जन्म देने की वजूहात क्या हैं। बिल्कुल सही है कि बहुत दफ़ा ये चीज़ें और ये शक और मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्ट्रस्ट जो होता है, सस्पिशन जिसको हम कहते हैं, ये क्यों डेवलप होता है, क्यों जन्म लेता है? बहुत दफ़ा ये वजूहात बनती हैं कि हम दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं, हम इर्द गिर्द के माहौल से कुछ इन्फ्लुएंस ले जाते हैं, मगर कभी कभार हमने देखा है कि बहुत सारी इसकी रीज़न आपके अंदर भी पाई जाती है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं कि उन्होंने एक रिश्ते में चोट खाई होती है, एक रिश्ते में धोखा खाया होता है, तो वो उससे इतना डर जाते हैं कि उनको लगता है कि आइंदा जो भी मेरे साथ मामला होगा, मुझे जिस भी इंसान के साथ डील करना है, चाहे वो सहेली है, दोस्त है, भाई है, कजन है, तो उनके अंदर एक ये पास्ट एक्सपीरियंस होता है। सेकेंडली, जिन लोगों के अंदर लो सेल्फ एस्टीम होती है, उनको खुद एतमादी नहीं होती, उन लोगों के अंदर भी ये डाउट करना, सस्पेशन करना, शक करने के हमने देखा है कि ज्यादा रेशो होती है, बिकॉज वो खुद पे इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते और पुरसकून नहीं होते, और अंदर ही अंदर उनको डाउट हो रहा होता है, नेगेटिव थिंकिंग आ रही होती है, और फिर ये लोग ओवर थिंक बहुत करते हैं, ओवर एनालाइज बहुत करते हैं, और जो चीज एग्जिस्ट भी नहीं करती वो उसको खुद ही एक फिक्शनल और इल्यूजन को
वो एक रियलिटी की शक्ल में अपने सामने ले आते हैं। बिल्कुल एंड सही कह लास्टली रही हैं। आई साइमा वुड साहब, से एक और चीज़ भी है, कम्युनिकेशन गैप का होना। जब आप किसी से बात नहीं करेंगे, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई शक शुबा है अगर अपने पार्टनर पर, अगर आप उसके साथ बातचीत करेंगे तो शायद वो शुकूक व शुबहात जो जन्म ले रहे हैं वो जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, वो क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरा, अगर कोई बंदा, कोई मर्द ऐसा है जो चाहता है कि वो शक ना करे अपने पार्टनर पे, अपनी माँ पर, बहन पर, भाई पर, किसी भी रिश्ते के अंदर, अपने दोस्त पर, तो वो किस तरह से अपने आप को कंट्रोल कर सकता है? वो उस बीमारी से, उस वायरस से किस तरह से बच सकता है? 2-3 तरीके हैं। देखिए, जैसे हमने आइडेंटिफाई किया, एक तो कम्युनिकेशन है। अगर आपको लग रहा है कि वजह ये है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, या दूसरी वजह ये है कि हम कम्युनिकेट तो कर रहे हैं मगर हम उसमें बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, हम बात सुनने की बात कर तो रहे हैं मगर अगले को बात करने की स्पेस नहीं दे रहे और उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, हम अच्छे लिसनर नहीं है। 1, हमें अच्छा लिसनर बनना है। 2, बहुत दफा हमें लगता है कि ये कोई कहने की बात है, ये तो मेरी सहेली को खुद पता होना चाहिए, ये तो मेरे हस्बैंड को खुद पता होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। हमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कम्युनिकेट करनी भी आनी चाहिए, अपने जज्बात का एक्सप्रेस भी करना आना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं मगर उन एहसासात का, उन जज्बात का जब तक आप एक्सप्रेशन नहीं देंगे, अगले को बताएंगे नहीं, लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपकी बात अगले तक नहीं पहुंच सकती। बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है एक रिलेशनशिप में और हम खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं कि ये बात पता होनी चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि लोगों की एक्सपेक्टेशन है बिकॉज आप उस रिश्ते के साथ बहुत उनसियत रखते हैं, मगर ये भी समझें कि हर इंसान इंसान है और उसको इंसान होने का मौका दें। सेकेंडली, जहां से मैंने शुरू किया था कि कभी कभी आपका पास्ट ट्रॉमा होता है, कभी कभी आपके अपने अंदर एंजाइटी और फियर होता है। इन दैट केस आई वुड से कि आप प्रोफेशनल हेल्प जरूर लें। आपके पास हीलिंग सेशंस के लिए थेरेपिस्ट मौजूद हैं, आप उनके साथ कंसल्ट करें, टॉक टू देम, फाइंड आउट कि वो पैटर्न क्या है जो आपने पिछले किसी भी रिलेशन में फेस किया, और देन आप उसमें रिफ्लेक्ट करें। हमारा दीन भी ना हमें तदब्बुर की बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस बताता है। जब भी हम जिंदगी में कोई भी मामला हो, अगर हम उसमें रिफ्लेक्ट करेंगे, चाहे अकेले बैठ के तन्हा आप सोचें कि क्या ऐसी वजूहात हुई थी जिसकी वजह से मैंने एक रिश्ते में, पहली सहेली, पिछले वर्क प्लेस पे, अपनी खाला के साथ, किसी भी रिश्ते में आपने खुद क्या फेस एहतसाबी किया करना था और शुरू उसको करें ताकि आप जान पाएं कि आपने कहाँ पर गलती की या क्या हुआ था आपके पिछले एक्सपीरियंस के अंदर। अच्छा साइमा साहब, आप एक और चीज़ भी है कि खुद एतमादी, आपने कहा खुद एतमादी की कमी होना भी, आप दूसरों पर शक में मुब्तला हो जाते हैं। क्या ही बेहतर होगा कि आप जिस पर शक कर रहे हैं वो आपकी माँ है, बहन है, भाई है, शौहर है या बीवी है, उसके साथ आप शेयर करें, बजाय इसके कि आप दूसरों को बताएं कि मुझे इस पर यह शक है और ये ऐसा कर रहा है या कर रही है, और आप बातों को दूसरों के साथ शेयर करें या आप उसके साथ शेयर करें जिससे मुतालिक आपको शकूक व शुबहात हो रहे हैं, वहम में मुब्तला हो रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात की आपने, और एक्चुअली यही इसकी रूट कॉज भी यही बनता है। हम किसी के बारे में एक बात किसी थर्ड पर्सन से सुनते हैं और फिर उसी पे बिलीव कर लेते हैं, ना ही उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ना ही जिससे वो मुतालिक बात होती है उससे डायरेक्ट जाकर खुद पूछते हैं। तो खुदारा ऐसा ना कीजिए, बिकॉज बहुत दफा हम सिर्फ इस बात को वेरीफाई और जस्टिफाई करने, इन्वेस्टिगेट करने की बजाय किसी की भी कही सुनी बात पर यकीन कर लेते हैं और अपने लिए और दूसरे रिलेशन में अपनी वालदा से, अपनी बहन से, जो भी आपके साथ जिसका ताल्लुक है, उनको भी सफर करना पड़ता है और आपको तो सफर करना ही पड़ता है। बेहतरीन तरीका इसका यही है कि जिसके साथ आपका मामला है आप उन्हीं से बात कीजिए और बात करते हुए एक और चीज़ भी कहते हैं कि अगर एक बार शक आ गया दिल में तो वो नहीं जाता, अगर एक बार दरार पड़ गई दिल में तो फिर वो नहीं जाती। एक शक का अगर बीज एक दफ़ा किसी ने बो दिया किसी के दिल में तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। क्या ये बात दुरुस्त है या इसको ख़त्म किया जा सकता है, रिश्तों को दोबारा उस तरह से इत्तेदाल पे लाया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। आई वुड से कि इसी को कहते हैं कि एक रिफ्रेश, एक फ्रेश स्टार्ट लेना और फॉरगिव करना। यू सी, आपके साथ अगर कोई भी मामला गलत हुआ है उसमें से आप लेसन तो ले लें मगर उस मामले को भूल जाएं, उस गलती को भुला दें, उनको फॉरगिव करें, दरगुजर करें और एक नया स्टार्ट लीजिए और मेक श्योर करें कि जो गलतियां या जो पैटर्न्स हमसे पहले हुए थे हम उनको फॉलो ना करें, दिलों को बड़ा करें। ये बहुत प्रेशियस रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी है। आज के दौर में अगर आपको कोई एहसास करने वाला एक सिंसियर रिलेशनशिप कहीं भी मिलता है
तो उनकी कदर करें, उनको वैल्यूएबल जानें और छोटी छोटी बातों को अपने ज़िंदगी के बड़े बड़े मसलों को उनके ऊपर बेस करके अपने रिलेशनशिप्स को मत खराब करें, बिकॉज इससे ना सिर्फ रिलेशन खराब होता है, ना सिर्फ अगले बंदे का नुकसान होता है, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान हमारा अपना खुद का होता है। हम ना सिर्फ दूसरों से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, हम अपने आप से भी मोहब्बत नहीं कर पाते। आपसे अभी हमने जो बात की थी कि हमारे अंदर खुद एतमादी क्यों नहीं होती, क्योंकि हमें खुद अपनी वर्थ नहीं पता होती, हम खुद अपने आप से मोहब्बत नहीं करना चाहते, ना हमें सेल्फ केयर का पता होता है, ना हमें सेल्फ लव का पता होता है, ना हमें मेडिटेशन का पता होता है। तो अपने बारे में भी अच्छा गुमान रखें, अच्छी अपने साथ अच्छा वक्त गुजारें, अच्छी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों, और बिल्कुल इसी सही। तरह दूसरे जब आप दूसरों से भी पॉजिटिव अच्छा होंगे गुमान तो करें, खुद पॉजिटिविटी के को लिए भी अट्रैक्ट अच्छा करें। गुमान रखें और एक दूसरे के साथ शेयरिंग कीजिए, बातों को डिस्कस कीजिए। एक दूसरे के बारे में अगर कोई बदगुमानी है दिल में तो उसको ख़त्म करने का तरीका यही है कि आप अगर गुस्से में भी हैं, कोई बात बुरी लग गई है तो उसका इजहार करें और ना कि बल्कि अपने अंदर रखें और शक में मुब्तला हो जाएं और फिर वो शक आपके रिश्ते को खा जाए। बहुत शुक्रिया साइमा नज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बड़ी खूबसूरत बातें उन्होंने की और यकीनी तौर पर उम्मीद करते हैं कि अगर आपके रिश्ते में कहीं पर शक व शुबहात पैदा हो गए हैं या किसी ने शक का बीज बो दिया है तो आप बातचीत करके ऐसे तरीके से अपने मसले को हल कर लेंगे और अपने रिश्ते को मज़ीद मजबूत बना लेंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, हमें दीजिए इजाज़त, फिर प्रोग्राम में हाजिर होंगे कल इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।